हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपको 100% मिलने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। तो अगर हम आधे घंटे की 1 घंटे की क्लास में इस टॉपिक से अगर 2 नंबर ले पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत बिल्कुल रटने का प्रयास नहीं करना। हालांकि पीडीएफ में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, राइट। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत क्रिस्प, जो इंपॉर्टेंट है बस उसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे। बस उतना आप 2 से 3 बार तेजी से एक ही दिन में हो जाएगा। मतलब आधे एक घंटे में आप बार बार रिवाइज कर लोगे इस चीज को। बहुत आसानी से पढ़ेंगे, बहुत प्यार से समझते हुए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन से संबंधित जो भी करंट अफेयर में चीजें रहती हैं, क्वेश्चंस आता है। एक या दो क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बस हमें देखो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। हालांकि यहाँ पे जितने नाम है ज्यादातर आपको इंपॉर्टेंट दिखेंगे, ठीक। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है बस हम उसको कवर करते चलें। हमारी चीजें ऑलरेडी बहुत आसानी से कवर हो जाएंगी। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हम समय को बर्बाद नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत कम समय में इस टॉपिक को हम समझ लेंगे। देखो, किसी भी चीज को रटने का प्रयास नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि जैसे ही हम लोग इस चीज में आएंगे कि हमें ये याद करना है, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि वो चीज फिर आपके मन से निकलना शुरू हो जाएगी। समझना है, अच्छा ये हुआ है। एग्जाम में जब ऑप्शन में सामने आएगा ना, आराम से चीजें याद रहेंगी। तो चलो देखते हैं, ठीक है। चलिए, हम बात करते हैं न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के बारे में। ये भारत के ग्रीन जज इनको कहा गया, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। उन्हें ग्रीन जज की उपाधि दी गई। क्लियर है, बस इतना ही ध्यान रखना है। देखो, इनका निधन 25 नवंबर 2024 को हुआ। आयु 92 वर्ष थी। सभी की आप वर्ष और डेट नहीं याद कर सकते ना, कितने साल के थे, कब उनका निधन हो रहा है। बस एक बार आप सरसरी निगाह से देख जरूर लो, ठीक है। लेकिन आप इस चीज में आ जाओ कि नहीं ये हमको तुरंत के तुरंत याद ही कर लेना ये भी डेट, तो आप सारी डेट याद भी नहीं रख पाओगे। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रख लोगे अब कि न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के आमने सामने मैच द कॉलम में अगर कहीं ग्रीन जज होगा या पूर्व न्यायाधीश होगा, आप लगा ले जाओगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर जॉर्ज फोरमैन, इनको बिग जॉर्ज का आखिरी पंच थे। ये विश्व हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। उन्होंने कुल फाइट्स कितनी करी बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, क्या नंबर आप याद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। मोहम्मद अली से हार, फिर बने पादरी, फिर से रिंग में इनकी वापसी होती है और 45 साल की उम्र में विश्व चैंपियन भी बने। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जॉर्ज फोरमैन जो थे विश्व चैंपियन बने। लेकिन आपको अब जैसे क्या है, आपको ये लग रहा होगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा, देख के ही समझ में आ जाएगा। जैसे मनोज कुमार, इन्हें भारत कुमार का सिनेमा, भारत कुमार के सिनेमा को सलाम, इन्हें ये कहा गया। अब देखो, जैसे यहाँ पे आप देखो इनकी प्रसिद्ध फिल्में कौन सी थी, आप देख सकते हो एक बार। लेकिन जो मैं आपसे कहना चाहूंगा मनोज कुमार के बारे में, जो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया, इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया, और इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। सारे नहीं याद करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको एक बार ध्यान कर सकते हो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। अब देखो, कहीं ना कहीं एग्जामिनर थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको, ये असली नाम किसका है पूछ सकता है आपसे। तो हरिकिशन गोस्वामी मनोज कुमार का नाम है, और 4 अप्रैल 2025 को इनका निधन हुआ, ठीक है। जैसे एक नाम है दरिपल्ली रमैया, ये तेलंगाना के एक सामाजिक वानिकी कार्यकर्ता थे। अब जैसे इनके बारे में अगर आप देखो, ये वनजीवी कहलाए। हजारों पौधे रोपने के लिए बहुत पेड़ पौधे इन्होंने लगाए, इन्हें वनजीवी कहा गया। इन्हें सेवा पुरस्कार से 1995 में नवाजा गया, वन मित्र से 2005 में, और नवाचार और पारंपरिक ज्ञान 2015, और कहीं ना कहीं पद्मश्री से भी इन्हें नवाजा गया, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है याद करने के पर्सपेक्टिव से। और इनका निधन कब हो रहा है, 12 अप्रैल 2025 को। एकदम रटने की जरूरत नहीं, बस समझते हुए चलो, बस देखो अच्छा हाँ ये भी थे, ऐसे करते हुए, ठीक है। जैसे कुमुदनिया लखिया, इन्होंने कथक को आधुनिक मंच देने वाली कला रत्न इन्हें कहा गया। तो कुमुदनी लखिया किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है, ये ध्यान कर लेना है। अगर सवाल में पूछ ले तो आप बस इतना ध्यान रखना, ये जयपुर घराने से संबंधित है। जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान करो। कुमुदनी लखिया किससे संबंधित है, कथक से और जयपुर घराने से। इन्हें पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, और पद्म विभूषण भी मिला है। लेकिन फिलहाल के लिए जो आपको ध्यान रखना है, मैं आपसे यही कहूंगा,
कथक से, एक तो कथक की प्रसिद्ध कला रत्न है ये, और जयपुर घराने से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम अगर बात करें मैथ्यू सैमुअल कलरिकल, भारत में एंजियोप्लास्टिक के पथ प्रदर्शक के रूप में इन्हें जाना गया। तो देखो मैच द कॉलम में ये किस तरीके से पूछ सकता है, सिंपल, ये किससे संबंधित थे, ये तो इतना बड़ा नाम है, उतने बड़े नाम से संबंधित थे, समझ गए। मैथ्यू सैमुअल कलरिकल एंजियोप्लास्टिक से के प्रति प्रदर्शक के रूप में इन्हें माना गया। ठीक है, अब इन्हें जब किससे मतलब संबंधित थी ये, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी लिखी गई, 1986 में भारत की पहली एंजियोप्लास्टिक करने वाले डॉक्टर थे। क्लियर, समझ आया। तो कहीं ना कहीं ये चीज स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है। तो अब आप क्या रट रहे हो कि 18 अप्रैल 2025 को उनका निधन हुआ, 77 वर्ष के थे, कितना याद करोगे आप, राइट। इन्होंने क्या किया, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का, हमें ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब आप ध्यान रखोगे मैथ्यू सैमुअल कलरिकल के बारे में, एंजियोप्लास्टिक के पद प्रदर्शक के रूप में जाना गया, और 1986 में भारत की पहली एंजियोप्लास्टिक करने वाले डॉक्टर भी बने। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये देखो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने दी गई है कि नेशनल एंजियोप्लास्टिक रजिस्ट्री ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, पूछा जा सकता है। देखो सोचो, ये मैच द कॉलम में आ जाए तब, राइट। अब ध्यान रहेगा, एक बार पढ़ लोगे इसको, वेरी गुड। चलो आगे देखें, पोप फ्रांसिस के बारे में देखते हैं। इन्हें वैश्विक चर्च का लैटिन अमेरिकी मार्गदर्शक भी कहा जाता है। हालांकि देखो सारी चीजें याद करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, तो पहले लैटिन अमेरिकी पोप के रूप में चुनेंगे, बस इतना ध्यान रखना, स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा, आप कर ले जाओगे, इतना भरोसा है हमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के बारे में। इन्होंने अंतरिक्ष और शिक्षा के युग दृष्टा के रूप में इन्हें जाना गया। अब देखो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी देखो जैसे कि हमारे यहाँ शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष में गए, है ना। अब कहीं ना कहीं अगर उसे क्वेश्चंस पूछना होगा तो वो इनसे रिलेटेड पूछ सकता है। ये इसरो के अध्यक्ष के रूप में भी थे, ठीक है, और ये डॉक्टर यू आर राव के बाद इनको नियुक्त किया गया। देखो अब डॉक्टर यू आर राव आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो के अध्यक्ष रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। मैच द कॉलम में ये देख सकता है कि 3 नाम लिखेगा, जैसे एक तरफ कुमुदनी लखिया का नाम लिखे, ऐसे देखो एक तरफ कुमुदनी लखिया का नाम लिखे, एक तरफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का नाम लिखे, एक तरफ न्यायमूर्ति कौन थे, जैसे यहाँ पे कुलदीप सिंह का नाम लिखे, है ना। फिर 3 नाम उन्होंने लिखे, और एक चौथा नाम जैसे ये मैथ्यू सैमुअल कलरिकल। ठीक है, अब देखो अब कुलदीप सिंह किससे संबंधित हैं, न्याय से, सुप्रीम कोर्ट के जज से संबंधित हैं। कुमुदनी लखिया किससे संबंधित हैं, कथक से संबंधित हैं। मैथ्यू सैमुअल कलरिकल किससे संबंधित है, देख लो अभी आपने पढ़ा है किससे, एंजियोप्लास्टिक से संबंधित है ना, तो वो एक साइड एंजियोप्लास्टिक हो गया। फिर यहाँ पे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो के अध्यक्ष से संबंधित रहे, कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति से भी संबंधित थे वो। तो अब ये देखो ये मैच द कॉलम में दे सकता है आपसे, ये चीज आपको सीखनी है। क्लियर हुआ, चलिए वेरी गुड, बहुत सिंपल। ठीक है, तो जैसे आप ये ध्यान रखो कि इसरो के अध्यक्ष के रूप में भी उन्हें चुना गया, पीएसएलवी और एएसएलवी के विकास में भी उन्होंने योगदान दिया, नई शिक्षा नीति के जो मसौदा की समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, जैसे गोदावरी सिंह। अब ये किससे संबंधित है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, लोक कला के सजीव प्रतीक के रूप में इन्हें जाना गया, और ये लकड़ी पर शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध थे। इस पर लकड़ी पर शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध थे। हाँ, इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया, और इनका निधन 4 मार्च 2025 को हुआ। आप आयु सबकी मत याद करना, नहीं कर पाओगे। देखो अगर आप ब्रिलियंट हो, आप देख के याद कर लेते हो हर चीज, तो आपके बारे में फिर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ, और लिटरली मेरी बात मानना, सारी चीजें आप रट के नहीं जा सकते। ठीक है, चलो अब देखते हैं, बहुत कम समय में सारी चीजें याद हो जाएंगी। डॉक्टर सेनका याडेन किससे संबंधित, नागालैंड के वैज्ञानिक गौरव के रूप में। इन्हें प्रसिद्ध नागा शिक्षाविद और वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। इन्हें अमेरिकन मैन ऑफ साइंस, अब देखो ये सवाल आपसे बन सकता है कि अमेरिकन मैन ऑफ साइंस के रूप में किसे जाना जाता है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा सकते हैं, और एक ऑप्शन डॉक्टर सेनका याडेन होगा। आप बहुत आसानी से टिक कर ले जाओगे। अब
क्योंकि अब आपने देख लिया है, रटना नहीं है। अब अमेरिकन मैन ऑफ साइंस डॉक्टर सेनका यार्डेन, अब याद कर रहे हो, रट रहे हो नहीं, आपने देखो एक बार गौर से देखो क्या लिखा है, मैंने किस चीज को हाईलाइट किया है, बस सिंपल आप देखो एक बार, आप देखो, मैं कह रहा हूं जब ऑप्शन आपके सामने आएगा ना आप टिक कर ले जाओगे, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। बस लेकिन मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ इसको पिक्टोग्राफिक मेमोरी के फॉर्म में ये चीज अपने अंदर ले जाओ। डॉक्टर सेनका यार्डेन, हाँ एस डॉक्टर सेनका यार्डेन अमेरिका से रिलेटेड कुछ था, ऑप्शन में जब आएगा तो आप ऐसे सोचोगे, हाँ यार अमेरिका से रिलेटेड कुछ था, हाँ हाँ ऐसे कर सकते हैं, अमेरिका से संबंधित। तो जब ऑप्शन में देखोगे अमेरिका, हाँ अमेरिका मैन ऑफ साइंस, हाँ हाँ साइंस से संबंधित, तो ऐसे करके आप टिक कर पाओगे। ठीक है, अब तो खैर जब मैंने इतनी बार बोल ही दिया है तो अब तो नहीं भूलोगे। जैसे अरविंद सिंह मेवाड़, अब देखो ये महाराणा प्रसाद प्रताप के वंशज के रूप मतलब थे और मेवाड़ राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य थे, इस वजह से इनको ध्यान रखना है। जैसे देवेंद्र प्रधान पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री भी थे। ठीक है, जैसे लतिका कट्ट के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूर्ति कला की प्रमुख हस्ती के रूप में इन्हें जाना जाता है। क्लियर। अब जैसे हम लोगों ने 4-5 नाम देखो पहले पेज में ही देख लिए जो इंपॉर्टेंट है कल्चर से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे 2 नाम अपन ने देखे, एक कुमुदनी लखिया का नाम, क्लियर, और एक हमारे पास गोदावरी सिंह लोक कला के सजीव प्रतीक के रूप में, और एक नाम हमने देखा लतिका कट्ट। अब ये 3 नाम अगर आपसे एग्जाम्पल में देते, देखो ध्यान से, अब ये ही 3 नाम सेम वो अगर आपको एग्जाम में देते तो कितना गजब का पॉइंट है कि अब आप टिक कर पाओगे। कुमुदनी लखिया कथक मतलब जयपुर घराना, गोदावरी सिंह लोक कला लकड़ी पर शिल्पकारी, और यहाँ पे लतिका कट्ट भारतीय मूर्तिकला की प्रमुख हस्ती। ठीक है, ये वरिष्ठ महिला है भारतीय मूर्तिकार के रूप में, ध्यान रखेंगे। चलो आगे चले, कौन है हमारे लिए, नवीन चावला। देख लेते हैं एक बार, ये निष्पक्ष चुनावों के संरक्षक के रूप में इन्हें जाना गया और मुक्त चुनाव आयुक्त के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, ध्यान रखोगे। देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता चल रहा हूँ। कामेश्वर चौपाल राम मंदिर आंदोलन की ऐतिहासिक आवाज, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सवाल पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले व्यक्ति के रूप में बने। हालांकि इतना वो सवाल इतना नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं है, कामेश्वर चौपाल के रूप में। जैसे ग्यालो थोंडुप तिब्बती संघर्ष की छाया में 14वें दलाई लामा के बड़े भाई के रूप में इन्हें जाना गया। ठीक है, एक बार पढ़ लिया, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कर पाएंगे। सारी कुछ चीजें में छोड़नी भी होती, पता है, कहीं ना कहीं हम हर चीज को सही करने के चक्कर में अपने जो सही क्वेश्चंस करते हैं वहां पे निगेटिव मार्किंग ले लेते हैं। इस चीज से बचना है। सब कुछ आप याद नहीं कर सकते, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चल रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते भी चलेंगे हम लोग। ठीक है, सैम नुजोमा नामीबिया के राष्ट्रपिता के रूप में इन्हें जाना गया और ये नामीबिया के पहले राष्ट्रपिता थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अब सवाल में आपसे पूछा जा सकता है संस्थापक, स्वापो संगठन के संस्थापक कौन थे? तो आप यहाँ पे नामीबिया के पहले राष्ट्रपति के बता सकते हो, सैमू नुजोमा। ठीक है, चलें आगे। अब देखो यहाँ पे हमारे लिए फिर से एक छोटा सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आचार्य सत्येंद्र दास के रूप में अयोध्या के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक के रूप में इन्हें जाना गया और राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में इन्हें जाना जाता है। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, ये सवाल, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये चीज आपको लग सकती है क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक बार देखो, ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी ये सवाल है कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि एग्जामिनर को तो उसी टेंडेंसी में चीजें पूछने का शौक है। तो विमला बहुगुणा नारी सेवा और पर्यावरण की सखी के रूप में इन्हें जाना गया। अब देखो सवाल, भूदान आंदोलन में इनकी सक्रिय भागीदारी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, समझे। समाज सेविका, पर्यावरण संरक्षक और सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी भी ये है। तो कहीं ना कहीं ये वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा है पॉइंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इनके अगर हम ये भी ध्यान कर लें कि इनकी डेथ कब हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनकी डेथ 12 फरवरी 2025 को हुई है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि 1955 में इन्हें जमुना लाल बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिर एक कल्चर से रिलेटेड देखो पॉइंट है अपने पास, क्या, मायाधर राउत उड़ीसा नृत्य के मर्मज्ञ के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसके रूप में
उड़ीसा नृत्य के मर्मज्ञ के रूप में। तो फिर ये भी एक कल्चर से रिलेटेड पॉइंट हुआ या नहीं हुआ? अब एक उड़ीसी नृत्य शैली से संबंधित है या नहीं है, पूछा जा सकता है। मायाधर राउत उड़ीसी नृत्य शैली से संबंधित हो गए, क्लियर। अब इनके पुरस्कारों की एक लंबी श्रृंखला है, जैसे उड़ीसा संगीत नाटक अकेडमी, आपके सामने लिखा है, ध्यान से देखो, उड़ीसा संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, पद्मश्री, टैगोर अकादमी रत्न। अब ये सारे आपके सामने देखो लिखे हुए, बिल्कुल मत रटो, बिल्कुल सारे रटने की जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रख लो, मायाधर राउत किससे संबंधित है? उड़ीसा नृत्य शैली से संबंधित है। आप अभी के समय में सारी चीजें याद नहीं कर सकते हो, रिवाइज जरूर कर सकते हो। एग्जाम में आपके सामने डेट वेट दिखेगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पिक्टोग्राफिक मेमोरी का इस्तेमाल करो, चीजें देखो गौर से, एग्जाम में जब सामने देखेंगे आप क्लिक कर ले जाओगे, ठीक है। चलो, जैसे पीरे सिल्वन फिलियोजेट फ्रांस से भारत की संस्कृति सेतु, विख्यात संस्कृत विद्वान के रूप में इन्हें जाना जाता है, डेट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखो क्या है, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम भारत के परमाणु युग के पथ प्रदर्शक के मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। मैं, अच्छा आप कहोगे कि सर आप सारी डेट क्यों नहीं बोल रहे हो याद करने के लिए? एक तो सारी डेट्स आप याद नहीं कर पाओगे, दूसरी अगर वो एग्जाम में पूछेगा भी तो आप थोड़ा सा एलिमिनेट भी कर पाओगे, आप देखते चलना केवल। तीसरी, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा बदला है, वो अभी इस तरीके की डेट्स नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, कि जिनकी निधन हुआ उनका डेट पूछ ले आपसे, बिल्कुल नहीं पूछेगा। अब देखो कौन किससे संबंधित है ये पूछ सकता है, ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी इन्हें जाना गया। फिर जैसे अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कई बार क्या होता है, ब्रायन थॉमसन हेल्थ केयर इंडस्ट्री का झटका, यानी ये किससे संबंधित है, आप देख पा रहे हो, हेल्थ केयर से संबंधित है, क्लियर है, क्लियर है। चलो, फिर MDR रामचंद्रन पुडुचेरी की राजनीति के वरिष्ठ नेता, ठीक है, मुख्यमंत्री के रूप में। जैसे SM कृष्णा, ये भी राजनीतिक में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के राज्यपाल और भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी इनको नियुक्त किया जा चुका है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, उस्ताद जाकिर हुसैन, तबले के सम्राट। मैंने क्या बोला, इस तरीके के सवालों पूछता है, किससे संबंधित थे, तबला से संबंधित थे। अब ये हमारे लिए इतने चर्चित व्यक्ति रहे हैं, बहुत चर्चित व्यक्ति, सभी लोग इनके बारे में जानते हैं, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हम याद करेंगे। पद्मश्री 1988 आप रिवाइज करोगे, देखो मैं चाहे 100 बार बोल दूं, जब तक आप अपनी एंड पे रिवाइज नहीं करोगे नहीं याद होगा। पद्म विभूषण 2002, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए पद्म विभूषण हो जाएगा कि 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, ठीक है। और 2009 में, 2024 में 3 ग्रैमी अवार्ड इन्हें मिले। पहला एल्बम इनका था लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, 1973 में आया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज दैट। और इनकी डेथ कब हो रही, इनका निधन कब हुआ है, 15 दिसंबर 2024 को सैन फ्रांसिस्को में। इनको बीमारी थी आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अच्छा, अब बीमारी फिर भी एक बार ध्यान ना रहे, लेकिन आपको 2 चीजें इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रहनी चाहिए, 3 चीजें। ये तबले से संबंधित थे, कल्चर का सवाल है तो, और तबले से संबंधित थे। इन्हें क्या क्या अवार्ड मिले ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, जैसे ये 2, क्लियर। और इनका पहला एल्बम कौन सा था, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अब ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऐसा समझ लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे भी एक कल्चर से संबंधित, जोधैया बाई, ये बैगा जनजाति की सशक्त सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में इन्हें जाना गया, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की बैगा कलाकार के रूप में थी। नारी शक्ति पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है और पद्मश्री से भी। तो एक बार वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को हम 1-2 बार अगर पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो एक इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना हमें जरूरी है, तुलसी गौड़ा के बारे में। जंगलों का विश्वकोश इन्हें कहा गया। ये एक भारतीय पर्यावरणविद थे, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो आप क्या ध्यान कर सकते हो इनके बारे में, क्या सब किससे संबंधित थे, पर्यावरण से संबंधित थे। तुलसी गौड़ा ऐसे ध्यान कर सकते हो, ठीक है। आपको याद करने से संबंधित चीजें होनी चाहिए। आप याद किस तरीके से करते हो, जैसे तुलसी जी का एक, तुम्हारा तुलसी का एक पेड़ होता है, तो पेड़ इन्वायरमेंट ऐसे करके याद कर सकते हो। तो तुलसी गौड़ा इन्वायरमेंट से संबंधित थे, ऐसे याद कर सकते हो, क्लियर। चलें आगे, जैसे ओम प्रकाश चौटाला, अब ये हरियाणा की राजनीति से संबंधित है। इतना डीप में वो हालांकि नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ फिर भी इधर इस तरीके से इतना भी राजनीति के बारे में सवाल आपसे नहीं करने वाला। लेकिन अब जैसे श्याम बेनेगल
भारतीय समानांतर सिनेमा के स्तंभ के रूप में इन्हें जाना गया। वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आप श्याम बेनेगल के बारे में अगर सवाल आए और वो आपसे मैच द कॉलम में पूछ ले या डायरेक्ट पूछ ले किससे संबंधित थे, तो भारतीय सिनेमा से संबंधित थे। आप इतना ध्यान रख लो, निर्देशक थे, एक्टर थे, क्या थे, इतना वो नहीं पूछेगा, लेकिन आप ये जरूर पूछ सकता है आपसे किससे संबंधित थे। तो आप ये बता सकते हो जो श्याम बेनेगल थे वो भारतीय सिनेमा से संबंधित थे। क्लियर, याद रख लेंगे। अब हमारे लिए कुछ यहाँ पे पुरस्कार हैं, एक बार देख लेना जरूरी है। इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी मिला और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कई बार बुक्स एंड ऑथर पूछता है तो वो से एग्जामिनर तो श्याम बेनेगल के बारे में क्या पूछ सकता है, द चर्चिंग, सत्यजीत राय और द मार्केट प्लेस। ये इनकी 3 बुक्स हैं। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है इनसे। और इनकी पहली ये दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट पहली डॉक्यूमेंट्री कौन सी थी, घर बैठा गंगा, 1962 में आई। तो आपसे ये पूछ सकता है घर बैठा गंगा जो पहली डॉक्यूमेंट्री है ऊपर निम्नलिखित में से किसने मतलब किससे संबंधित है, तो श्याम बेनेगल ऑप्शन में होगा, आप टिक कर ले जाओगे। जैसे एमटी वासुदेवन नायर, मलयालम साहित्य के अमर रचनाकार के, अब ये कल्चर लिटरेचर से संबंधित आ गए। अब हम आ गए ना लिटरेचर से संबंधित। ये चीज है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं सब कुछ याद करते चले जा रहे, किन से संबंधित थे आपने देख लिया, बस काम हो गया अपना, ठीक है। अब जैसे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह, आर्थिक सुधारों के शिल्पकार और 14वें और 15वें प्रधानमंत्री। कहाँ इनका जन्म हुआ ये भी ध्यान रखना जरूरी है, ये बहुत जरूरी। अब मैं हर चीज हाईलाइट करूं इतना जरूरी नहीं, बस मैं बताता चल रहा हूं कहाँ इनका जन्म हो रहा है, नाह गांव, पंजाब में, ठीक है। अब देखो वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भी ये थे, वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के रूप में भी ये थे, योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ वित्त मंत्री भी थे, वित्त मंत्री के रूप भारत में इन्होंने वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाला है, समझ आया। लेकिन अब जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। एग्जामिनर ये सवाल पूछ सकता है कि वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या अध्यक्ष भी रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल रहे हैं, या स्टेटमेंट नहीं मैच द कॉलम में दे सकता है मनमोहन सिंह जी विश्वविद्यालय, अब सभी को पता है प्रधानमंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, है ना। लेकिन वो क्या सब एग्जामिनर अगर आपसे टफ बनाएगा तो ये बना सकता है विश्वविद्यालय यानी अनुदान आयोग यानी यूजीसी के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। क्लियर, तो इनसे संबंधित हो जाएगा वो। अब राज्यसभा से संबंधित हो जाएंगे वो, ठीक है। सम्मान भी उन्हें पद्म विभूषण भी मिला, बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला, यूरो मनी ऑफ और एशिया मनी का अवार्ड भी मिला। जवाहरलाल नेहरू जयंती शताब्दी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, एडम स्मिथ पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से भी, सऊदी अरब, जापान, ये इतने सारे अवार्ड उन्हें मिले। और कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, पढ़ लेना इसको 2 से 3 बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसानी से आप पढ़ ले जाओगे, ठीक है। अब जैसे जिमी कार्टर सवाल पूछे जा सकते हैं, अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला है। अब जैसे ब्रेटन बैक दक्षिण अफ्रीकी लेखक और कवि, अब जैसे यहाँ पे इनसे संबंधित बस इतना ध्यान रखो कवि थे वो। फिर जॉन टेनिस वुड अल्फ्रेड विश्व के सबसे वृद्ध पुरुष थे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है ना। अब कौन है, टोमिको इत्सुका, जापान की सबसे वृद्ध महिला। अब भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक और प्रशासनिक हस्तियों में अगर देखा जाए तो विवेक देबराय अर्थशास्त्री इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है, अर्थशास्त्री के रूप में इन्हें जाना गया, ठीक है। बस इतना ध्यान कर लो, बहुत है फिलहाल के लिए, क्योंकि आप सारी चीजें वही मैं बार बार बोलता हूँ। देखो मैंने याद करने से किसी को मना नहीं किया, समझदार के लिए मैं बस इतना कह रहा हूँ कि सब याद नहीं कर पाओगे, मन खराब करोगे, अपनी प्रेशर ले लोगे, टेंशन में आओगे। विवेक देबराय किससे संबंधित थे, अर्थशास्त्री थे, बस ठीक है। जब आप नीचे की इंफॉर्मेशन देखते हो, अच्छा हाँ पद्मश्री, आर्थिक सलाहकार और रामायण महाभारत व भारतीय आर्थिक नीति पर लेखन किया, ठीक है, मतलब याद हो जाएंगी चीजें, समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। रोहित बल फैशन डिजाइनर से संबंधित,
शारदा सिन्हा लोक गायिका, बिहार कोकिला के, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। शारदा सिन्हा, ध्यान रखेंगे, लोक गायिका। कल्चर पे बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल बनना, मतलब मेरी अंतरात्मा कह रही है कल्चर पे सवाल इस तरीके से बना के पूछेंगे, वो 3 से 4 या 5 तक नाम दे सकते हैं वो आपको, और मैच द कॉलम में दे सकते हैं, या किससे संबंधित है ये दे सकते हैं, या देखो मैच द कॉलम में दोगे तो आप एलिमिनेट भी कर पाते हो। वो क्या देंगे, सारे करेक्ट देंगे, कोई एक गलत दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा सही नहीं है या सही सुमेलित नहीं है। अगर उन्होंने ये बोला कि इनको सुमेलित करो, कर ले जाओगे, आसानी से कर ले जाओ, क्योंकि एलिमिनेट कर पाओगे ना फिर। अच्छा हाँ देखो ये मिल रहा है, एक एक मिल रहा है, 2 से 3 मिल रहा, एलिमिनेट कर पाओगे। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि उपर्युक्त जो भी नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कहना है, बस आप इतना ध्यान रखो, शारदा सिन्हा लोक गायिका, बिहार कोकिला के रूप में इन्हें जाना गया। बहुत लोगों को पद्मश्री पद्म भूषण मिलता चला रहा, कितने याद करोगे, इन्हें भी मिला है। लेकिन छठ गीतों और मैथिली लोक गायन की पहचान बनी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे फिर एक कल्चर से संबंधित सूरजमणि, शहनाई वादक। यहीं पे देखो दो, शारदा सिन्हा लोक गायिका, बिहार कोकिला, सूरजमणि शहनाई वादक। आपने अभी जाकिर हुसैन के बारे में देखा, तबला वादक, ठीक है। हिमाचल का बिस्मिल्लाह खान कौन कहलाया, सूरजमणि, ध्यान रखेंगे। हिमाचल का बिस्मिल्लाह खान किसे कहा गया, सूरजमणि को। विश्व प्रसिद्ध मृगंदम वादक ये थे सूरजमणि। अब पंडित नारायण राम सारंगी वादक। फिर इसी में वरदराव कमलाकर राव, इनका भी निधन हुआ। तो देखो जैसे पंडित नारायण राम सारंगी वादक के रूप में इन्हें जाना गया, ध्यान रखेंगे। शशि रूता कुमार एसआर ग्रुप सह संस्थापक, इनके बारे में हम ध्यान रखेंगे, कौन किसका संस्थापक है। तो जो इंपॉर्टेंट मिलता जा रहा मैं बताता जा रहा हूं। अब यहाँ पे आप देखो, अमिया कुमार बागची, ये आर्थिक इतिहासकार और माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में इन्हें जाना गया। जैसे आप डॉक्टर गुप्ता राधाचरण के बारे में देखो, वैदिक गणितज्ञ थे। कौन थे, डॉक्टर गुप्ता राधाचरण, वैदिक गणितज्ञ। डॉक्टर पी वेणुगोपाल, पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले चिकित्सक। इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन, करेंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से ये दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और ये मैं यही कहूँगा कि इसको रिवाइज कर लेना। पहला हृदय, साइंस के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले चिकित्सक के रूप में किसे जाना गया, तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल, ठीक है। चलिए, अब जैसे के.एस. पुट्टास्वामी न्यायमूर्ति जी हैं, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले याचिकाकर्ता के रूप में इन्हें जाना गया। क्लियर है, किस केस में, तो एक बार अगर देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ध्यान से देखने में। पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। अब जैसे रतन नवल टाटा जी उद्योग जगत से संबंधित थे, इनका भी निधन हुआ। कितने वर्ष की उम्र में, 98 वर्ष की। अब इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले, लेकिन टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन के रूप में इन्हें जाना गया। अब देखो जैसे यहाँ पे एक हमारे पास नाम है नटवर सिंह, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सीताराम येचुरी, ये वरिष्ठ महासचिव रह चुके हैं, शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु दान से संबंधित हैं। क्लियर। जैसे राम नारायण अग्रवाल, इस समय इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, अग्नि मिसाइलों के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, और डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक भी रह चुके हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी देखो जैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। तो अब देखो उसमें युद्ध इतना हुआ, उस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अग्नि मिसाइलों के जनक के रूप में, ठीक है। चलो, फिर कल्चर से संबंधित जैसे अजीता श्रीवास्तव, कजरी गायिका। आप ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किससे संबंधित है, कजरी गायिका, एक तो यूपी की है, तो और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार इन्हें 2017 में मिला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट। पद्मश्री से इन्हें 2022 में नवाजा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अजीता श्रीवास्तव आ जाए और अगर आप ये मतलब मैच द कॉलम में आ जाए, या सही सुमेलित है या नहीं इस तरीके से पूछ ले, या स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ ले, ऐसे पूछ सकता है। अजीता श्रीवास्तव एक प्रसिद्ध कजरी गायिका के रूप में जानी जाती हैं, किंतु इन्हें किसी भी प्रकार के संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से नवाजा नहीं गया है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसने पहले स्टेटमेंट में आपका भरोसा जीता,
पहले स्टेटमेंट में उसने क्या कहा, अजीता श्रीवास्तव एक प्रसिद्ध कजरी गायिका के रूप में जानी जाती हैं, किंतु उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा रॉन्ग। अगर ये एक ही स्टेटमेंट में आ जाए तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर अजीता श्रीवास्तव के बारे में दो स्टेटमेंट वो दे दे कि अजीता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका के रूप में जानी जाती हैं, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, पहला स्टेटमेंट सही, करेक्ट। दूसरा, उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। या उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार उन्हें 2019 में दिया गया, फिर भी रॉन्ग। अगर सिर्फ इतना लिख दे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी से नवाजा गया, सही हो जाएगा। 2018 में नवाजा गया, गलत हो जाएगा। 2017 में नवाजा गया, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलें आगे, चलो बस देखते चलो, याद हो जाएंगी सारी चीज, नो डोंट वरी। जैसे किंगी पोटाटाओ टुहेटिया शप्टम, न्यूजीलैंड के मावरी राजा थे, ठीक है, आप इतना ध्यान कर लो, ठीक है। सब कुछ याद भी नहीं कर सकते। अंशुमान गायकवाड़ पूर्व क्रिकेटर है ना, अब सब नहीं हाईलाइट करना था। अंशुमान गायकवाड़ पूर्व क्रिकेटर और कोच, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कौन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, विच इज इंपॉर्टेंट। यामिनी कृष्णमूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय प्रसिद्ध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना जरूरी है। आप यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम, कृष्णमूर्ति आपको न्यायमूर्ति से संबंधित लग रहे होंगे, जज होंगे, नहीं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना से संबंधित है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला है वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, यही सवाल आपसे पूछ सकता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित, तो प्रसिद्ध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना से संबंधित है, नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है, कुचिपुड़ी से संबंधित है। क्लियर, याद रखेंगे इस चीज को। उन्हें भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, अगर आप सरसरी निगाह से एक दो बार देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे सैनिक में देखोगे आप, जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन थल सेनाध्यक्ष के रूप में इन्हें जाना गया भारत के 20 में, और कारगिल युद्ध में इन्होंने महान बहुत अहम भूमिका निभाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राकेश पाल 25वें महानिदेशक के रूप में जाना गया। गिरीश सहनी वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली स्वदेशी क्लॉट बस्टर दवा के निर्माण में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे सीवी चंद्रशेखर चंद्रू अन्ना के रूप में इन्हें जाना गया, लेकिन ये किससे संबंधित है, भरतनाट्यम नृत्य के पुरोधा गुरु और संगीतकार, यानी भरतनाट्यम को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो कल्चर से रिलेटेड है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को मेरी ध्यान रखना, यहाँ से सवाल मिलेगा 101%, 100% मिलेगा, और 30 से 35-40 मिनट की क्लास से अगर आपके 2 सवाल सही हो, ये कहते नहीं है ना, जितना आपने इनपुट दिया उससे अच्छा आउटपुट मिला। आपने इनपुट कितना दिया है, मात्र 1 घंटे और 2 नंबर मिल गए, समझो। ऐसे तो आप 50 घंटे पढ़ लो, बस मात्र 2 दिन 4 दिन पढ़ो आप, बस आपको तो आरओ निकल जाएगा इस तरीके से, अगर आपको टॉपिक्स पता लग जाए, राइट। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होता है कि आपको 50 घंटे में आरओ निकाल दोगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको वो टॉपिक्स मिल जाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने जी जान लगा दिया, 10-10, 12-12 घंटे रट लिया उनको कि इतने पास समय में एग्जाम निकल जाएगा आपको। तो भरतनाट्यम को बहुत अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब जैसे हमारे लिए स्मृति विश्वास भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, हिंदी और बंगाली फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री, अभिनय की चमकदार उपस्थिति, आप ये ध्यान कर सकते हो, ये सिनेमा जगत से संबंधित है, ठीक है। हमजा हज इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति, फ्रांसिस डी विट्रो, जैसे अब देखो यहाँ पे सवाल ये पूछ लिया आपसे, तो बाइबल का मराठी में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, क्लियर है। चलो अभी सवाल पूछा जा सकता है आपसे, बाइबल का मराठी में अनुवाद किसने किया, तो फ्रांसिस डी ब्रिटो।
फिर से एक लिटरेचर से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट, चौथीराम यादव हिंदी आलोचक के रूप में इन्हें जाना गया। यूपी के हैं तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। इन्हें जो सम्मान दिया गया वो हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। लोहिया साहित्य सम्मान, साहित्य साधना पुरस्कार और कबीर राष्ट्रीय पुरस्कार, मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर आपसे ये नाम आ जाए ना चौथीराम यादव जी का, तो आप ये ध्यान रखना है हिंदी साहित्य के आलोचक के रूप में इन्हें जाना गया। इब्राहिम रईसी, ये ईरान के राष्ट्रपति और कट्टरपंथी विचारधारा के रूप थे ये। अब जैसे सोलोस क्लाउसा चिलिमा, ये उपराष्ट्रपति जी हैं। और जैसे वन्य जीव विज्ञान से संबंधित असीर जवाहर थॉमस जॉनसन, भारतीय जीव विज्ञानी, वन्य जीव संरक्षण में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। फिर से कल्चर से, इसलिए कल्चर में इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मुझे बहुत अंतरात्मा कह रही सवाल आएगा यहाँ से, 100% आएगा, मेरी अंतरात्मा कह रही है। ये सरोद वादक के रूप में जाने गए और कहीं ना कहीं यही मुझे लग रहा है कल्चर से पूछेंगे वो लोग, और बहुत टफ नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ इतना पूछेंगे कि 4 नाम देंगे, 4 या 5 सही सुमेलित है या नहीं, किससे संबंधित ना, इस तरीके से सवाल होगा बस। एक साइड 3 से 4 नाम होंगे कल्चर से संबंधित, और एक साइड होंगे किससे संबंधित थे, या तो मिलान करने के लिए दे देगा या बोल देगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सिर्फ इतना। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, यूपीएससी के लिए न्यूज है। आप लोग जो पीसीएस वाले थे जाए यहां से, लेकिन जिन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी, भाई साहब 6 महीने पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 6 महीने दो हिंदी साहित्य के लिए, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। हिंदी साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उससे रिलेट करते हो, हर बच्चे ने पढ़ा होता है कहीं ना कहीं, कहानियां बच्चों को अच्छी लगती हैं वगैरह वगैरह, और इसको जिस तरीके से पढ़ना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। तो सत्या सर ने जिस तरीके से, मतलब क्या काम किया उन्होंने, कितनी कम क्लासेस में पूरा सिलेबस कवर कराया। और कहते हैं ना यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमेशा कहा जाता है ना यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर राइटिंग, और वो भी ऑप्शनल अगर हिंदी मीडियम से हो तो, और वो भी अगर हिंदी साहित्य है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिर आंसर राइटिंग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस और पीवाईक्यू। भाई साहब उन्होंने हजारों क्वेश्चंस का पीवाईक्यू सेट तैयार करके रखा है जो वो सिखाते हैं बच्चों को, और कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने खुद हिंदी साहित्य से एग्जाम दिया और सर ने हिंदी साहित्य से एग्जाम दिया, और दोनों में यही काम होता है, बहुत डीप में होता है, बहुत डीप में काम होता है अंकुरण बैच में। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना मजा आ जाएगी, बहुत डीप में सारी चीजें कवर कराई जाती हैं। चलिए खैर, ये अभी मुझे बताना जरूरी था इस वक्त, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कल 3 से 4 बच्चों का हिंदी साहित्य को लेकर मैसेज आया था। तो मैंने सोचा था कि जब नेक्स्ट क्लास मेरी कोई भी होगी तो मैं उसमें हिंदी साहित्य के बारे में बताऊंगा। हालांकि मैंने उन्हें मैसेज में, ऑडियो मैसेज के फॉर्म में हर चीज़ बता दी है फिलहाल के लिए, लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे, जो आज मैंने पढ़ाया इसको रिवाइज करेंगे 3 से 4 बार, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक आपको यहाँ से 2 से 3 सवाल, 2 सवाल मिलेंगे, और इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान से सुन लीजिए हमारी, बिकॉज इसलिए इंपॉर्टेंट है, कल्चर से रिलेटेड सवाल यहाँ से बनेगा। मनमोहन सिंह के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनमोहन सिंह जी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अब देखो यहाँ पे जो मैंने कुछ चीज़ें ले रखी हैं, महत्वपूर्ण डेट्स हैं और उनकी थीम है ना, महत्वपूर्ण दिवस जो हैं और वैश्विक दिवस और भारतीय दिवस, उनकी कुछ थीम है, और कब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अब देखो हर महीने कुछ की 30 तारीख होती हैं, 31 होती हैं, हर दिन आप हर महीने में, अगर मैं जो मैंने पीडीएफ दी है इस करंट अफेयर की पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो हर महीने के 20-25 दिन कुछ ना कुछ है। तो आप 365 दिन याद नहीं कर सकते हो जब एग्जाम इतने पास में हो। तो मैं आपको कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करूंगा इस पीडीएफ में, आप विश्वास मानना क्वेश्चन उसके बाहर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो वो एलिमिनेशन के मेथड से, या उसमें से 4 आपको दिए जाएंगे तो 2-3 आते होंगे तो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे बहुत आसानी से। क्लियर है? इस तरीके से आप इस चीज को ध्यान रखना, बहुत आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जिस पे भी मैं निशान लगाऊं उसको आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर है बात? विश्वास मानिएगा इस चीज का, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, सब बहुत सारा पढ़ के गए और मैंने जिन चीजों पे निशान लगवाया था, जो दिवस पूछे गए तो उन्हीं में से आ गया, कुछ फेमस है बस उन्हीं में से पूछेगा।
एग्जामिनर को भी नहीं परेशान होना है कि वो बहुत अलग से ढूंढे कोई डेट, कि वो पूछेगा अलग से, नहीं पूछता है, वो सिंपल चीजें खुद ही रखना चाहता है, बस सिंपल को ही वो बस घुमा के पूछता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट में मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा इसमें। तो मैंने अपने नोट साथ में रखे हुए हैं ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो हमने यहाँ पे रखे हैं आपके लिए। तो ध्यान से करेंगे, सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, चलो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारे लिए यहाँ पे दिया है एक विश्व स्वास्थ्य दिवस। इट इज, देखो आपके पास पीडीएफ है, आप चाहो तो सारे पढ़ सकते हो, क्लियर है, इसमें मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ पढ़ लीजिएगा। 7 अप्रैल, क्लियर है। इस वर्ष की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। इतना थीम वीम के चक्कर में मत पड़ना, आएगा भी तो सॉल्व कर लोगे, क्योंकि थीम इस तरीके से होती ही है। क्लियर है, जैसे यहाँ पे आप 30 मार्च ध्यान रखो सबसे पहले, क्यों, क्योंकि SDG 11 और 12 की दिशा में इसको प्रयास किया गया, ये दो ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है, अच्छा एक काम करते हैं, मैं एक पीडीएफ ओपन करता हूं जो इसी से रिलेटेड है ना, मैं एक पेज ओपन करता हूं, वहां पे सारी चीजें मैं लिख देता हूं आपके लिए। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे देखो एक बार, आप अगर यहाँ पे गौर करोगे ना तो इतने आप नहीं रट पाओगे, और ये पीडीएफ हमेशा के लिए आपके पास है, क्योंकि अब ये बार बार चीजें डेट्स तो चेंज होंगी नहीं। सोचो, सिर्फ थीम हो सकता है चेंज हो, राइट, बोलो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थीम ही तो चेंज होगी, इसके बाहर तो सवाल जाएगा नहीं। तो अब मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, मैं एक पेज ओपन कर लेता हूं, और वहां पे जो इंपॉर्टेंट्स मैंने हमेशा से बताए हैं बच्चों को, वो मैं बता देता हूं, ताकि आप आसानी से याद भी कर पाओगे। बस थोड़ा सा लेकिन समय आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है बोरियत, तो देखो पढ़ाई बोरियत वाली चीज होती है, अगर मन से ना करें तो, अगर मन से करेंगे तो भाई साहब इससे प्यारी चीज कोई नहीं है। आप बहुत आसानी से, अब मैं इस पेज में हर एक चीज बहुत प्रॉपर तरीके से मैं लिख के आपको बता देता हूँ, और एक ऑर्डर में चलेंगे ताकि चीजें याद रहेंगी आपको। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग, और बहुत आसानी से पढ़ेंगे और बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि मेमोराइज रहे पिक्टोग्राफिक तरीके से। ठीक है, पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या होता है, वो चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए थोड़े समय तक, तो कम से कम एटलीस्ट रहे। हम बात करेंगे सबसे पहले लुइस, एक सेकंड के, मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं पेन को। ठीक है, अभी ठीक है। लुइस ब्रेल दिवस हम लोग देख रहे हैं जनवरी के। ठीक है, कब मनाया जाता है, वो पीडीएफ आपके पास है। अब आपको इसमें ये कहे कि लो सर आपने पीडीएफ से नहीं बताया, पीडीएफ में बस देख लेना आप लोग, ये चीज सारी मिल जाएंगी वहां पे। ठीक है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसी में जैसे एक दूसरा है जो आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो है प्रवासी भारतीय दिवस। ये कब मनाया जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे 9 जनवरी। क्लियर, एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप में से सभी को ये पता भी होगा, विश्व हिंदी दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल आएगा यहां से, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, मैं आपसे बता रहा हूं, पढ़ते चलिए। आप देखो, लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। क्लियर है, क्लियर है। अब इसी में जैसे एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, आप ध्यान कर सकते हो इसको। इनके जन्म दिवस से रिलेटेड है।
इसको याद करना बहुत जरूरी है। ये है 12 जनवरी। क्लियर? देखो सभी में बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं पे मिलेंगे, बाकी चीजें आसान है आपके लिए। देखो देखते चलना, अगला कौन सा है हमारे पास, एक है थल सेना दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। कब मनाया जाता है थल सेना दिवस? आप में से बहुत लोगों को पता होगा, 15 जनवरी को मनाया जाता है ना? याद कर लोगे इसको, आसान है, टफ तो बिल्कुल नहीं है, इसके बाद तो नहीं पूछेगा वो आपसे। जैसे पराक्रम भी तो दिखाना रहता है आपको, आपको पराक्रम भी तो दिखाना है एग्जाम में जाके। बहुत ज्यादा पराक्रम दिखा के आओगे, बस युद्ध नहीं करना है, सवालों से युद्ध करना है, तो कब करोगे? 23 जनवरी। ठीक है, अगला कौन सा हम ध्यान रखेंगे? जैसे अच्छा, ये जो इधर नंबर में लिख रहा हूं एक दो, ये कहीं डेट में समझ लेना, इधर साइड में डेट लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना। फिर जैसे एक है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी पूछ, कई बार एक बार सवाल आया था, तो इसलिए मैं इसको लिखे दे रहा हूं, 24 जनवरी। फिर मैं अच्छा एक काम करता हूं, मैं इधर के नंबर मिटा देता हूं, इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि क्या मतलब ये क्या चल रहा है। ठीक है, चलो अभी ठीक रहेगा, अभी कम से कम आप लोगों का फोकस सिर्फ इस पे रहेगा। जैसे एक राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोगों ने देखा, पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस, सवाल यहां से भी पूछा जाता है। ये कब का है? 25 जनवरी का। अब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और 26 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, जो मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस। तो ये लिख लो, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। ये कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 26 जनवरी को। क्लियर है? ये चीजें क्लियर हुई जनवरी की आपको? इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखा दिया। अब हम लोग फरवरी में जम करते हैं और देखते हैं फरवरी के क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़े से हैं। एक आप ध्यान रख लो, 4 फरवरी। क्लियर? एक आप ध्यान रखना 21 फरवरी, बस। और एक आप ध्यान रखना 24। आप चाहो तो एक और ध्यान कर सकते हो, हालांकि ये 4 से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये किससे संबंधित है? विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। और एक है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। और फरवरी में एक और बस आपको ध्यान रखना है, वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्लियर है? 28 फरवरी। क्लियर? जनवरी का देख लिए, फरवरी के देख लिए, मार्च पे चले। चलो देखो, मार्च में कई सारे हैं, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, उसके बाहर से सवाल आएगा नहीं। आप उसमें सरसरी निगाह से केवल एक बार देखते रहिएगा। ठीक है, वहां के ही इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वही पीडीएफ ओपन करके अपने नोट्स और पीडीएफ से मिला के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। मैं साइड में यहाँ पे डेट लिखता हूँ थोड़ा सा। जैसे एक आप ध्यान रखना, 3 मार्च। क्या मनाया जाता है 3 मार्च को?
एक आप ध्यान रखना 4 मार्च, फिर एक आप ध्यान रखना 8 मार्च। बहुत ज्यादा पढ़ के भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर एक आप ध्यान रखना 21 मार्च। ऐसे सारी चीजें नोट्स में हैं। यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और जितना आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। 22 मार्च, फिर आप एक ध्यान रखेंगे 23 मार्च। क्लियर। फिर 23 मार्च के अलावा एक आप ध्यान कर लो 24 मार्च के भी कई हैं। अच्छा 23 मार्च में आप देखोगे कई हैं, लेकिन मैं एक ही बताऊंगा, आप बस उतना ध्यान रखना, ठीक है। ये बस मार्च के हमें 7 केवल ध्यान रखने हैं। ऐसे हर दिन मार्च के हैं, अगर आप नोट्स उठा के देख लेना, आपको हर दिन कुछ ना कुछ मिलेगा, हर डेट पे कुछ ना कुछ है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है सारे पढ़ने की, बस आप 3 मार्च वाला ध्यान रखो अभी फिलहाल के लिए जो मैं बता रहा हूं। एक है विश्व वन्य जीव दिवस। याद करते चलो यहीं पे, इसीलिए मैं बहुत आराम से कर रहा हूं। मैं चाहता हूं तो स्लाइड लगा लेता, हर भर 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 पढ़ाता चला जाता, कोई मतलब न बनता इस चीज का, इसलिए मैं कह रहा हूं। क्लियर, ठीक है। फिर इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को वेरी इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। 21 मार्च वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, विश्व वानिकी दिवस, ध्यान रखेंगे। अब 22 मार्च वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, 22 मार्च वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। विश्व जल संरक्षण दिवस, ठीक है। 23 मार्च का एक जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो ये, एक तो राम मनोहर लोहिया दिवस भी मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है उस दिन। एक है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मौसम विज्ञान, देखो बहुत सारे लिखाने के लिए, बहुत सारे, मैं फिर कह रहा हूं जितना हम पचा पाए, जितना रिवाइज कर पाए, इसीलिए मैं कहता हूं मत पढ़िए इधर उधर स्लाइड्स के चक्कर में। अभी जो इंपॉर्टेंट है बस पढ़ के निकल लो, एक सिलेक्शन लो, आगे बढ़ो, ठीक है। 24 मार्च का केवल आप ध्यान रखना, विश्व ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। देखो इसमें दो ध्यान कर सकते हो, विश्व टीबी दिवस और ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, याद रखेंगे अब इससे हम लोग। चलो मार्च तक हो गए हैं अपने, अप्रैल में आते हैं, बहुत सारे अप्रैल के भी हैं, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट लग रहा है बस उतना करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब अप्रैल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक बार डेट्स देखते हैं सबसे पहले, जो हमें देखनी बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला, एक आप ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल, क्या मनाया जाता है 7 अप्रैल को बताएंगे, ठीक है। एक आप ध्यान रखेंगे 17 अप्रैल, ऐसे बहुत कुछ है यार बताने के लिए। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल सबको पता रहती है, इस वजह से उसकी बात नहीं करेंगे। अब एक ध्यान रखेंगे 18 अप्रैल की, और एक है केवल बस अब 18 अप्रैल ध्यान रखेंगे, और एक ध्यान रखेंगे 22 अप्रैल, ठीक है। चलो अब हम देखो, अगर मैं सब बता दूं, सोचो मैं हर डेट का एक एक बता दूं, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। मैं अगर हर एक डेट का बता दूं फिर उससे सवाल आ जाए, तो ये तो मैं वही बात हो गई ना कि आपने समुद्र उठा के दे दिया, बोल दिया। जैसे इससे तो मैं वही हो जाएगा कि सिलेबस में लिखा है भारत के इतिहास, और भारत के इतिहास से सवाल आ जाए, देखा देखा मैंने भारत का इतिहास कहा था ना, भारत के इतिहास से सवाल आएगा, देखो भारत के इतिहास से आ गया। ये कौन सी बात होती है। आप हिस्ट्री के 500 पेज के नोट्स दे दो, उससे आपके 10 सवाल फंस जाएं, और उससे आपके 10 सवाल आ जाते हैं अगर किसी के, ये तो वही चीज हो गई, बच्चा हिस्ट्री पढ़ेगा क्या केवल साल भर।
500 पेज में, वो भी फैक्ट्स है, केवल फैक्ट्स हैं, डेटा है, डेट्स है, नेम है, बुक्स लिखी हुई हैं, सब कुछ, सब आपने सब कुछ दे दिया है। मान लो किसी ने सब कुछ दे दिया हो, उसके बाद क्या मतलब है? काम की चीज पढ़ाओ जहां से सवाल। इसीलिए मैं कहता हूं, आप जिसको मेरी बात का विश्वास ना हो भाई साहब, इस बार का जिस दिन एग्जाम हो जाए ये बुक उठा लेना, या छोड़ो, इस बार तो अभी एग्जाम हुआ भी नहीं है, कोई बात नहीं, पिछले ईयर का तो पेपर हो चुका है ना, 11 फरवरी को तो एग्जाम हुआ ही था। क्यों? बस कुछ मत करना, मेरे कहने पे एक बार केवल करना, वो पेपर उठाना, एक साइड पेपर रखना, ठीक है, और एक साइड रखना लूसेंट, ठीक है। पेपर का एक एक क्वेश्चन मिलाते जाना, लूसेंट में ढूंढते जाना, आंसर मिलते चले जाएंगे आपको। और कम से कम 70 से 80, मतलब 70-80 अगर भी ना कहें हम, तो इतने सवाल आपको जरूर मिल जाएंगे कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्थिति में आ जाओ। यानी लूसेंट आपको आरओ जैसे या पीसीएस जैसे एग्जाम में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्थिति में लाती है वो बुक। लेकिन हम कहां जाते हैं? लाओ 5000 का सर कोर्स दिला दो, 3000 की एक और कहीं कोर्स ले लेंगे, 10,000 का कहीं। अरे कोर्स अगर लेना ही है तो वहां पे सीखो पढ़ना कैसे है, वो नहीं सीख। अगर कोई ये सिखा रहा है वहां पे, लो 100% ले लो कोर्स, पढ़ना कैसे अगर कोई ये सिखाए। लेकिन वहां पे सिखाया क्या जा रहा है? ये लो मेरी पीडीएफ, लो पढ़ डालो, रट लो, जितना रट सकते हो रटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ, रटते 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 रटते। इतना भगवान के लिए रट लिया होता तो मोक्ष प्राप्त हो गया होता। खैर इधर उधर की बात नहीं करते, अभी हम काम की बात करो, आगे बढ़ो। चलो रुक जाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, 6 महीने का समय लेंगे हम। जो कंटेंट मैं दे दूंगा ना, उसके बाहर सवाल ना पीसीएस में आएगा ना और यारों में, ठीक है। देखते जाओ केवल। और फिर इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि मैं सब कुछ उठा के दे दूंगा, और अगर मैं सब कुछ दूंगा भी उठा के तो इस ऑर्डर में दूंगा, और इतने प्यारे तरीके से दूंगा ना कि वो दिमाग में पिक्टोग्राफिक मेमोरी की तरफ फिट होती चली जाएंगी। बहुत प्यार से देंगे, लेकिन बस पढ़ना है यार आप लोगों को। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ही मैं ये कर पाऊंगा, अदरवाइज कैसे कर पाऊंगा? ना आपका प्यार मिलेगा ना आपका सपोर्ट मिलेगा तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा ना, ये भी तो जरूरी है एक बात समझना। इसीलिए देखो पीडीएफ, देखो मैंने जब ये पीडीएफ दिखाई आपको तो भी आपको विश्वास नहीं हुआ। जैसे एक सेकंड में दिखाता हूं, जैसे ये पीडीएफ आपके सामने है, एक सेकंड वेट। कुछ भी ऐसा नहीं, कोई डेट ऐसी नहीं है जो इस पीडीएफ में ना हो। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस पीडीएफ में कोई ऐसी डेट नहीं है। देख लो 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, अक्टूबर में ही देखो कितनी डेट है, 24, 20, 17, 15, 17, 24, 26, 29, 31, 31, इतनी सारी डेट सिर्फ अक्टूबर की हैं। क्या जरूरी है सारी पढ़ना? इसीलिए तो मैंने आपसे कहा, मैंने अप्रैल की आपको 4 बताने, 5 से 6 बताने के लिए कहा है सिर्फ। अब देखो, आप देखोगे जब इस नोट्स में जब देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे कुछ बेचने वाला है, देखो अप्रैल की मैंने कहा ना बताने के लिए, देखो यहाँ से 12, 22, फिर उसके बाद 1, 15, 1, फिर उसके बाद 7, 6, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 24, 23, 16, आप देखते चलो, 15, 20, 26, 5, 13, 14, 21, 24, 24 से 30, उसके बाद अब देखो इतनी सारी डेट्स हैं सिर्फ अप्रैल की। हर महीने की इतनी सारी डेट्स मैं क्यों दूंगा आपको? कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपकी। आप पढ़ नहीं पाओगे, आपकी कैपेसिटी नहीं, आप याद ही नहीं कर पाओगे। या तो 1 साल का समय हो, है ना, ये भी तो है, 1.5 साल का समय दो, फिर आप 1.5 साल तक पढ़ते रहो, क्या दिक्कत? इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा कॉमन सेंस से चीजें पढ़ी जाती हैं। चलो अप्रैल पे चलते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत बर्बाद कर दिया उसके लिए सॉरी, लेकिन काम की ही चीज बताई है। चलो खैर, चलो अब देखो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, सभी को पता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 17 अप्रैल को क्या ध्यान रखेंगे आप लोग? विश्व अच्छा। इसीलिए मैं कहता हूं, जब मैंने ध्रुव बैच में चीजें पढ़ाई, 500 बच्चों के, कम से कम 500 बच्चों के डायरेक्ट मैसेज मेरे पास आते थे, बहुत सही सर समझ में आया, ऐसी अप्रोच कभी नहीं देखने को मिली। वहां पे आंसर राइटिंग जिस तरीके से मैंने करवाई है, मैंने खुद आंसर जितने नहीं लिखे उससे ज्यादा मैंने आंसर लिखवाए हैं आपको, और उससे ज्यादा मैंने वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक्टिव करने का प्रयास किया है।
ये नहीं था कि वहां पे क्वेश्चंस को ओपन कर देता था, उसके नीचे आंसर लिखा रहता था, बिल्कुल ये बहुत कम किया मैंने। अगर किया भी तो उससे पहले मैंने आपको इतना एक्टिव करा दिया, आपकी अप्रोच इतनी मतलब डिफाइन कर दी, इतनी डाइवर्स कर दी कि आप अपने आप एक्टिव होकर आपकी थॉट प्रोसेस को इतना डाइवर्स कर चुके थे हम कि वहां से आप आंसर लिख पा रहे थे। 18 अप्रैल का क्या था, इसीलिए मैं कहता हूं कभी आना, अगर जब मेंस की तैयारी करनी हो ना पीसीएस के लिए या उसके लिए, तो इस बैच के लिए आना। और इस बैच में आपको जरा सी कोई भी दिक्कत हो ना, आप कुछ मत करना, इस नंबर पे मैसेज करना मेरे पास बस। मैं हमेशा हूं आपके लिए, ये चीज मैं आज बोल रहा हूं। आप जब मैसेज करोगे ना, आपको मैं जब भी मैसेज देखूंगा रिप्लाई जरूर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तैयारी को लेकर, कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, कोई रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, नोट्स नहीं बन पा रहे, चीजें याद नहीं हो रही, जैसी भी जो भी प्रॉब्लम है यहाँ मैसेज करना, मैं जब भी मैसेज दूंगा रिप्लाई दूंगा आपको। ये ध्रुव बैच है, इसको जब भी आप मेंस के लिए तैयारी करें एक बार जरूर लेके देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए। विश्व हीमोफीलिया दिवस 18 अप्रैल। अब विश्व विरासत दिवस ध्यान रखेंगे। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, सभी को पता है, बस इतने ध्यान रखो, इससे ज्यादा। ठीक है, एक सवाल मैं दे रहा हूं, उसका कमेंट करके जरा मुझे बताना कि सवाल है, पादरी की हवेली कहां पर है, मतलब कौन से राज्य में है, स्थान क्या है वो, और निर्माणकर्ता कौन थे, इसका कमेंट करके बताएंगे। ठीक है आप लोग, चलिए। अब हम लोग देखते हैं मई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस। मई में, अब इसमें जो ध्यान रखने हैं बस उतना हम लोग फोकस करेंगे। एक आप ध्यान रखेंगे, 1 मई तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, क्लियर। एक आप लोग ध्यान कर लीजिए, 3 मई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक आप ध्यान रखेंगे 8 मई, 8 मई में 2 है, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आप ध्यान रखेंगे 11 मई, कुछ हैं यहाँ पे 3 4 5 एक्स्ट्रा हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आप 2 4 केवल ध्यान रखना, बस बहुत। फिर आप यहां से ध्यान कर सकते हो 18 मई सीधे है, इसके बीच में भी इंपॉर्टेंट है कुछ, लेकिन नहीं जरूरत है, मत याद करो, बहुत परेशान हो जाओगे फिर आप लोग। फिर जैसे एक है अपने पास 21 मई और 22 मई। 21 मई वाला करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और 22 मई वाला परमानेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक 31 मई, बस इसके अलावा नहीं है कोई। यही 5 6 में देखने हैं, 6 तो नहीं ज्यादा हैं, 3 3 6 2 8, 8 हैं। 30 दिनों में सिर्फ 8 मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पे देखो, अब क्या इंपॉर्टेंट है 1 मई के लिए, अगर मैं लिखूंगा तो आपको ध्यान आ जाएगा। विश्व श्रमिक दिवस, क्लियर। 3 मई के लिए क्या ध्यान रखना है आपको, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई का आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व पक्षी दिवस, क्लियर, क्लियर है। अब इसमें एक जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, वो है अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस। मैं लिखे दे रहा हूं उसको, थैलीसीमिया दिवस। 11 मई वाला है इंपॉर्टेंट, क्या है वो, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, अब यहाँ पे 18 मई का एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या है वो 18 मई का इंपॉर्टेंट, मैं लिखे दे रहा हूं, विश्व संग्रहालय दिवस। ठीक है। 21 मई वाला मैंने क्या बोला, करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
इस वजह से मैं इसको बता रहा हूं, वो है आतंकवाद विरोधी दिवस। और 22 मई का आप लोग ध्यान रखेंगे जैविक विविधता दिवस। जैविक विविधता दिवस। और 31 मई सभी को पता होगा, मैं जैसे ही लिखूंगा आपको याद आ जाएगा, विश्व तंबाकू दिवस, तंबाकू रोधी दिवस। ठीक है, क्लियर रखेंगे आप लोग इसको। चलो अब देखते हैं, हमारे पास जून से संबंधित है कुछ। ठीक है, एक साइड जून लिख लेंगे, यहाँ पे जून लिख देते हैं हेडिंग। ठीक है, चलो इसीलिए मैं आराम से कर रहा हूँ ताकि आप लोग याद करते चलो, बाकी और कोई मेरा उद्देश्य नहीं था लिखने का। मैं चाहता स्लाइड पहले ही बना लेता, लेकिन मैंने सोचा मैं लिख के कर दूंगा तो चीजें आप लोग इंगेज हो पाओगे थोड़ा। तो जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है मैं वो लिखता जाऊंगा केवल, बस आप थोड़ा सा फोकस रखना, आपको ध्यान होगा। इस ये नहीं पता है तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं डामाडोल है। 5 जून, 14 जून नहीं पता है कोई बात नहीं, 5 जून पता होना चाहिए। 21 जून ये नहीं पता है तो पक्का डामाडोल है फिर तो। 5 जून और 21 जून मतलब बच्चे बच्चे को याद होते हैं। एक है विश्व पर्यावरण दिवस और एक है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग इसको। 21 जून, ठीक है। चलो आप 3 ध्यान करो, सही है, इससे ज्यादा मत परेशान हो। ठीक है, एक है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून ध्यान रखेंगे विश्व रक्तदान दिवस। विश्व क्या है? रक्तदान दिवस। लूसेंट उठा लेना, वहां पे सारे आपको मिल जाएंगे, ये सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज सब जगह अवेलेबल है। बस यहाँ पे मुझे ये लगते हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछली बार पूछे जा चुके हैं कई कई बार, इस वजह से। 21 जून सभी को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। क्लियर, समझ आया? चलो फिर उसके बाद हमारे पास जुलाई आ जाता है। जुलाई में भी ऐसे ही अगर 3-4 मिल जाए बस काम हो जाएगा अपना। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई है। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन सब याद करने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं आप ध्यान रखो केवल 11 जुलाई। ठीक है, रुकिए, आप क्या ध्यान रखो? 11 जुलाई। ठीक है, एक आप 11 जुलाई ध्यान रखेंगे, एक आप ध्यान रखेंगे 28 जुलाई। ऐसे बीच में बहुत है, जैसे आयकर दिवस है, कारगिल स्मृति दिवस है, सीआरपीएफ की स्थापना दिवस है। तो आप 28 जुलाई ध्यान रखेंगे और एक ध्यान रखेंगे 29 जुलाई। ठीक है, इनमें से आपको सवाल मिल जाएगा। भी बहुत टफ आएगा तो कुछ छोड़ने भी तो होते हैं, सब करके आओगे तो माइनस मार्किंग में तो जाना रहता है। चलो 11 जुलाई को आप सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। विश्व, अब बताओ आगे क्या लिखेंगे? जनसंख्या दिवस। क्लियर, याद कर लो। 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। एक केवल यहां पे ध्यान रखो, 29 जुलाई वाला क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय
बाघ दिवस। क्लियर? चलें अगस्त के देख लें। हाँ सर, अगस्त के देख लेंगे तो चीजें याद रहेंगी। चलो अगस्त के भी देख लेते हैं। तो अगस्त के बस 3 या 4 आपको ध्यान रखने हैं, काम हो जाएगा। 4 या 5 ज्यादा नहीं है। एक तो आप एक ध्यान रखो, पहला 1 जुलाई, 1 अगस्त सॉरी। फिर उसके बाद आप ध्यान रखो, एक है 9, 9 अगस्त एक आप ध्यान रखेंगे। एक ध्यान रखेंगे 12 अगस्त। अब आप ही में से एक बच्चा कमेंट करेगा कि ये तो लूसेंट से बता रहे हो भाई साहब, ये सारे लूसेंट दिए हैं। मेरे लूसेंट और मेरे नोट्स और जो पीडीएफ है उससे मिक्स करके मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त। अब देखो 15 अगस्त बताने की जरूरत है नहीं ना, तो बस 29 अगस्त। मैंने बोला 4 ध्यान रखना है बस, 4 या 5, इससे ज्यादा नहीं। क्या जरूरी है अगस्त में? तो 1 अगस्त वाला आपको इसलिए ध्यान रखना है, विश्व स्तनपान दिवस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वुमेन इंपावरमेंट से जुड़ा हुआ है ये। इंपावरमेंट से जुड़ा नहीं, कहीं ना कहीं पोषण से जुड़ा हुआ है ये, इस वजह से। ठीक है, बच्चों के पोषण से जुड़ा हुआ है, और वुमेन को सही न्यूट्रिशन मिल रहा है तो बच्चे को सही न्यूट्रिशन मिलेगा, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जैसे एक 9 अगस्त में देखो, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है, याद कर सकते हो, लेकिन फिर वही चीज है ना, कितना याद करोगे। इसलिए 9 अगस्त मैंने बोला है विश्व आदिवासी दिवस, आप ध्यान रखना। क्लियर? 12 अगस्त वाला विश्व युवा दिवस। 29 अगस्त का ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस। सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है। चलो अगस्त के हो गए हैं, अब हम लोग चलते हैं सितंबर की तरफ, और जो इंपॉर्टेंट है वो एक जगह पे लिख लेंगे हम। चलो सितंबर में भी बहुत ज्यादा नहीं, 5 सितंबर सभी को पता होता है, टीचर्स डे। कोई जरूरत नहीं है इतना समझने की, बस आप ध्यान रखो जैसे 8 सितंबर। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे 14 सितंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। 14 सितंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक आप ध्यान रखेंगे 16 सितंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और एक आप ध्यान रखेंगे, दो ध्यान रखेंगे, 21, 16 सितंबर हो गया, 21 सितंबर और 27 सितंबर। 21 सितंबर और 27 सितंबर, बस, इसके अलावा नहीं। जैसे 8 सितंबर का आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो, क्या बता सकते हो? अंतरराष्ट्रीय ठीक है साक्षरता दिवस। 14 सितंबर, देखो सभी को पता है लेकिन मैं बता देता हूं, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस ध्यान रखेंगे। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? सवाल पूछा भी गया था, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस। 16 सितंबर, अब ये 2-3 बार रिवाइज कर लेना इस चीज को। देखो 21 सितंबर वाला है विश्व शांति दिवस, और 27 सितंबर वाला है विश्व पर्यटन दिवस। क्लियर? अक्टूबर में चलें। चलो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अगर आप लोग कहेंगे, ठीक है, लेकिन इससे बढ़िया क्या है, रिवाइज करते चलो क्लास में। तो अक्टूबर में बहुत सारे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट मैं बता दूं बस उतना कर लीजिएगा, फिलहाल के लिए बात मानिएगा मेरा। एक 3 अक्टूबर आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर
3 अक्टूबर के अलावा एक और आप ध्यान रखना, 6 अक्टूबर। ठीक है, एक 6 अक्टूबर ध्यान कर सकते हो और एक ध्यान कर सकते हो 9 अक्टूबर। वेरी इंपॉर्टेंट। 9 अक्टूबर एक ध्यान करो, दो और मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट हैं। एक है 16 अक्टूबर, एंड लास्ट, देखो हैं बहुत सारे, फिर वही चीज है ना, सारे नहीं करने, बहुत सारे हैं। ठीक है, एक और ध्यान रखना, 16 अक्टूबर एक होता है, और एक मनाया जाता है 21 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर वाला तो समय को समझ में आ जाएगा, विश्व प्रकृति दिवस। विश्व 6 अक्टूबर वाला बताएंगे आप लोग, विश्व वन्य प्राणी दिवस। विश्व वन्य प्राणी दिवस। 9 अक्टूबर वाला जो मैंने आपको बोला क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा, विश्व डाक दिवस। देखो बहुत सारे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मत कहना ये नहीं बताया वो नहीं बताया, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे 16 अक्टूबर विश्व, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा इनको। ये है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, विश्व इस बार के एग्जाम के लिए आयोडीन अल्पता दिवस। ठीक है, चलो अक्टूबर के हो गया, दो अपने पास और हैं, ध्यान कर लेंगे उनका भी। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। तो नवंबर का देख लेते हैं, कुछ हैं इंपॉर्टेंट, जैसे एक 9 नवंबर आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक ध्यान रखेंगे आप लोग 14 नवंबर बाल दिवस, सभी को पता है। ठीक है, तो अब इस तरीके की चीज नहीं बता रहे हम आपको। एक 17 नवंबर ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस दो और हैं, लेकिन फिर वही चीज है, चलो अच्छा बता देते हैं, दो और ध्यान कर लो आप। 17 नवंबर वाला ध्यान रखेंगे, एक 19 नवंबर ध्यान रख लो। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। 26 नवंबर सभी को पता है ना, संविधान दिवस, इसकी बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। चलो 26 नवंबर एक और मनाया जाता है, वो बता देते हैं आपको। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चींटी मर गई, चींटी 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 चींटी। चलो देखते हैं यहाँ पे जैसे क्या इंपॉर्टेंट है। अरे यार, मेरे घर पे जब मेहमान आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे कूदते हैं इधर उधर, तो क्लास पढ़ाने नहीं देते सही से, और फिर वही दिक्कत होती है, फिर इस तरीके से मुझे पढ़ाना पड़ता है बिना कैमरा के। तो चलो, अच्छा गेट बंद कर लो, तो फिर गर्मी लगती, हवा नहीं आती सही से। एसी थोड़ी ना लगी है मेरे रूम पे, जिनको ये लग रहा है, नहीं लगी है बालक। चलो 9 नवंबर वाला ध्यान करो। तो 9 नवंबर का एक ध्यान रखेंगे, विश्व सेवा दिवस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व सेवा दिवस। 17 नवंबर का क्यों इंपॉर्टेंट है, वो है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। विश्व विद्यार्थी दिवस भी मनाया जाता है 17 नवंबर को, तो इतना परेशान ना होना, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस ध्यान रखना केवल, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। चलो 19 नवंबर वाला इंपॉर्टेंट है, विश्व नागरिक दिवस। क्लियर? 26 नवंबर को मैंने क्या बोला? विश्व पर्यावरण संरक्षण। विश्व, और जो ये बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इसको।
नवंबर हो गया अपना, बस दिसंबर के कुछ बाकी हैं उनको देख लेंगे और चीजें अपनी कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलो दिसंबर के देखते हैं हम लोग क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बस उसी हिसाब से करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है बस उस पर फोकस करेंगे। जैसे एक है 4 दिसंबर। जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल इतना भी जरूरी नहीं कि उसको रटो आप। तो जैसे एक ध्यान रखना है 4 दिसंबर वाला, फिर एक ध्यान रखना है 7 दिसंबर, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या मैसेज में आया है, देखो लो, आप ही से जुड़ी एक इंफॉर्मेशन अब लोगों के मैसेज में जाने लगी है। वो ये कि जो ओटीआर वगैरह की इंफॉर्मेशन है एग्जाम और सेंटर वेंटर, वो आपके डायरेक्ट मोबाइल नंबर के मैसेज पे जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने लगा रखा है, तो अब देखिएगा आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आ गया, चलो भी देखते हैं। ठीक है, 7 दिसंबर, ध्यान रखेंगे 7 दिसंबर इज इंपॉर्टेंट। हाँ अब ये है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। 7 दिसंबर एक ध्यान रखना, एक आप ध्यान रखना 10 दिसंबर। ठीक है 10 दिसंबर, और सर बता दो, दो चार तो होंगे, दिसंबर बड़ा है, हाँ बड़ा है जरूरी भी है। जैसे एक ध्यान रखेंगे 11 दिसंबर का, एक ध्यान रखेंगे आप 14 दिसंबर का। दिसंबर में सब बता दोगे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, परेशान मत होइए आप लोग। चाय दिवस, अब चाय दिवस आपसे कौन पूछेगा, तो फिर भी एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये इस बार चाय जो है ना वो थोड़ा सा चर्चे में रही है इस बीच, इस वजह से। 15 दिसंबर आप लोग ध्यान रखेंगे, बस आप इतना ध्यान करो, बस बहुत है, जरूरी नहीं है सारी चीजें रट के जाना एग्जाम में, जो होती जाए वो ठीक है, जो नहीं हो पा रही कोई बात नहीं। चलो चलिए देखते हैं 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सभी को पता है। मैंने क्यों बोला है ना, ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नौसेना दिवस। ठीक है, फिर इसके बाद 7 दिसंबर को बताएंगे, तो ध्यान रखना 7 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया होगा, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। क्लियर। 10 दिसंबर को क्या माना जाता है, सभी को पता है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, पता है सभी को, ज्यादातर लोगों को पता होगा, जिन्होंने तैयारी सही से करी उनको ये जरूर पता होगा, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, है ना, ये पता होगा। अच्छा जो बच्चे 2x पे वीडियो देख रहे हैं बहुत बढ़िया, समय बचाओ, ठीक है बढ़िया चीज है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 11 दिसंबर को बताएंगे। बाल कोष दिवस, विश्व बाल कोष दिवस 14 दिसंबर का बता दीजिए, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, और 15 दिसंबर का ध्यान रखेंगे, विश्व चाय दिवस। अब इसी में जैसे अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ऐसे बहुत है, फिर इतना भी रटते रहेंगे आप लोग, इसलिए मैंने बोला। अब आप लोग एक काम करेंगे, जिन्होंने ये पीडीएफ देख ली है, जिनके पास ये पीडीएफ है, या जिनको ये इन्फॉर्मेशन आपने देखा, मैंने आपके सामने हर एक चीज लिखी है, बस उनके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जिन्होंने कर लिया उसका एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। क्या है वो मैं बताता हूं, बस इन डेट्स को आप इस पीडीएफ में मिला लीजिएगा, बस सिंपल, आपको थीम पता लग जाएगी। क्लियर है? चलिए फिलहाल की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।